लास्ट लास्ट क्लास में आपको समझ में आया था ना क्या पढ़ाया था? बुझी पाइছো ना सो लास्ट बायोलॉजी क्लास? Okay. Okay. See now, today we will start with plant tissues. फर्स्ट होता हो जो प्लांट टिश्यूज की है. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है दैट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स. जैसे कि सपोज आपका स्मेल करने के लिए कोई सेल्स होगा ना, तो स्मेल करने के लिए सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होगा जो सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं. So this kind of cells that perform the similar function is called the tissue. तो आज हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे. टिश्यू का डेफिनेशन क्लियर रखो. ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है. प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज. ठीक है. क्या होता है ये प्लांट टिश्यूज? मतलब कुछ टिश्यूज होते हैं, मैं यहां पे बना रहा हूं. दीज आर सम टिश्यूज, मतलब ये एक टिश्यू है सपोज दिस होल, ये सब सेल्स है, दीज आर सेल्स. ठीक है. तो कुछ टिश्यू होता है जो प्लांट जैसे ही ग्रो करता है दैट दिस टिश्यूज विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. वो एक्सपांड करेंगे, मे बी वो साइड से एक्सपांशन होगा, प्लांट का लंबाई बढ़ेगा, जो लेंथ इंक्रीज होगा, प्लांट का जो थिकनेस होता है, जो गर्थ होता है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. जैसे ही प्लांट ग्रो करता है, प्लांट में बहुत टाइप का ग्रोथ होता है. जैसे कि मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं. सपोज ये है ना, ये एक प्लांट है, सपोज एक लीफ है, ये एक लीफ है. जब छोटा रहेगा ऐसा रहेगा, बाद में ये लीफ के बीच में जो गैप है वो भी इंक्रीज होगा. मतलब जब लंबा हो जाएगा ये लीफ ऊपर चला जाएगा, ये लीफ सपोज थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये जो गैप है सब कुछ इंक्रीज होगा प्लांट में. तो जो टिश्यूज प्लांट का ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दिस टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ठीक है. याद रखना, नाम पूछ सकता है एग्जाम में, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा. आई विल ओनली मींस गिव यू थिंग्स जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो दो टाइप का होता है, जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक मींस जो ग्रोथ में हेल्प करेगा, जो टिश्यूज एक्सपांड होगा, और परमानेंट मतलब जो टिश्यूज एक्सपांड नहीं होगा. परमानेंट टिश्यूज इनिशियली प्लांट के अंदर बहुत कम रहता है. जब एक सीड से जब एक प्लांट बनेगा ना, तो तब उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही ज्यादा रहेगा. ठीक है. उसमें परमानेंट टिश्यूज बहुत कम रहता है. करेक्ट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो रहेगा वो ग्रोथ होते होते परमानेंट टिश्यूज बन जाता है. ठीक है. जैसे ही एक प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा. जस्ट लाइक अस, एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा हाइट इंक्रीज नहीं होता है. देन सर्टेन टाइम के बाद आपका सपोज हेयर ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगा. ओके. सो प्लांट्स का भी सेम है. एक सर्टेन टाइम के बाद उनका जो लेंथ, जो उनका जो ग्रोथ है वो नहीं इंक्रीज होता है. उस टाइम पे क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यूज में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. रिमेंबर दिस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टू परमानेंट टिश्यूज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है. ओके. यहां तक आई थिंक इट इज क्लियर. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो परमानेंट बनेगा उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन. सी माई हैंडराइटिंग इज बैड, सो आप यहाँ पे देख लो. कोई अगर इफ देयर इज एनी डाउट एंड यू ट्राई टू मेक नोट्स ऑल्सो. ठीक है. इट विल बी इजी फॉर यू. ओके. फिर आता है परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज में कुछ दो टाइप का टिश्यूज होता है. एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सिंपल मतलब जिसका स्ट्रक्चर सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है. नथिंग मोर देन दैट, एकदम सिंपल चीज है. सिंपल टिश्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम्पल्स मैं आपको बोल सकता हूँ, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ये सब होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज. दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज.
ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो टाइप का होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलेम एंड फ्लोएम। जाइलेम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलेम कौन सा टिश्यू है? जाइलेम क्या करेगा, जो प्लांट, यू कैन नॉट सी माई फेस, नो फेस तो नहीं दिख रहा है, मैं कैसे सी ये सपोज प्लांट है ना, ये प्लांट का लेंथ है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो जाइलेम क्या करेगा, जाइलेम वो टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स प्लांट में कंडक्ट कराएगा। एवरी लीफ होगा, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको पानी चाहिए, पानी नीचे से उठता है ना प्लांट में। ये जैसे ये सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ये रूट्स है, तो रूट से जो पानी उठ के जो प्लांट का हर एक जगह में जाएगा, वो कोई लेके तो जाएगा ना, कौन लेके जाएगा? जाइलम लेके जाएगा, ठीक है। और खाना, खाना प्लांट में अपने आप से बनता है, प्लांट के अंदर ही खाना बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, हम लोग पढ़ेंगे उसको। सो खाना जो बनेगा उसको भी तो कंडक्ट कराना पड़ेगा ना, खाना तो हर एक जगह में कंडक्ट कराना पड़ेगा, वो कौन कराता है? वो कराता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो है वो कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम जो है वो कंडक्ट करता है खाना, और दोनों को मिला के हम कहते हैं वास्कुलर बंडल। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बट इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है, इन असम पुलिस एग्जाम। एडीआरई में बायोलॉजी आने का चांसेस देयर इज वेरी लेस, बट स्टिल आप लोग पढ़ लेना थोड़ा बहुत, क्या पता इस बार क्या करे, ठीक है। तो वास्कुलर बंडल जो है वास्कुलर बंडल मतलब इन दोनों को मिला के बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को मिला के बोलते हैं वास्कुलर बंडल, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना सबको? टेल मी वंस इफ इट इज क्लियर। क्लियर है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज द थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सिंपल चीज है, एक बार देख लो। ट्रांसपीरेशन मतलब ये कोई प्लांट का लीफ है, दिस वन, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूं, जस्ट 1 मिनट। ये सपोज कोई प्लांट का लीफ है, ये ऐसे लीफ रहता है, ऐसा ऐसा, हर एक लीफ में ना ऐसा छोटा छोटा पोर्स रहता है। कैन एनीवन टेल इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्स? आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में बचपन में। स्टोमाटा, वेरी गुड, स्टोमाटा, वेरी गुड, वेरी गुड। These pores are called as stomata. स्टोमाटा क्या करेगा? स्टोमाटा जब जब सपोज कोई भी चीज, सपोज फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सपोज फोटोसिंथेसिस के टाइम में ये स्टोमाटा का जो पोर्स है ना वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जब प्लांट जब लीव्स जब वो रिसीव करेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, सनलाइट रिसीव करेंगे, तो उसके लिए ये वाला चीज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वाला जो लीफ है वो वाटर वेपर रिलीज करता है, रिलीजेस वाटर वेपर। ये देखो, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो लीफ पोर्स होता है ये ओपन हो जाता है और दे रिलीज वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर मतलब गर्म पानी नहीं, जस्ट वाटर वेपर, ठीक है। तो ये जो वाटर रिलीज होता है लीफ से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसलोकेशन मतलब जो खाना जो प्लांट में मूव करता है, कौन मूव कराता है खाना प्लांट में? विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल? टेल मी, खाना मूव कौन कराता है प्लांट में? फ्लोएम, वेरी गुड। जाइलेम नो है, फ्लोएम। जाइलेम इज फॉर वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम खाना मूव कराता है, ठीक है। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है दैट इज ट्रांसपीरेशन, एंड जो खाना मूव हो रहा है दैट इज ट्रांसलोकेशन। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा दिया।
ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग इज फोटोसिंथेसिस। आई थिंक यहां तक तो क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट थिंग इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखो देखो, ये कोई प्लांट है। प्लांट लाइट रिसीव कर रहा है। गुड मॉर्निंग जयदीप। प्लांट जो है वो लाइट रिसीव कर रहा है। ठीक है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बाहर से। आपको पता है ना प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। यू नो दिस, नो? डू यू नो दिस कि प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये पता है ना आपको? ओके, तो प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बाहर से, और प्लांट पे लाइट गिरेगा बाहर से। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट नीचे से पानी लेगा। ये देखो, प्लांट का ये रूट वाला पार्ट है, यहां पे वो पानी ले लेगा। तो प्लांट क्या करता है, पानी के हेल्प से, जस्ट 1 मिनट, पानी के हेल्प से, और प्लांट जो लाइट रिसीव करेगा उसके हेल्प से, सो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बाहर से और एक्स्ट्रा पानी लेता है। इन दोनों से वो खाना बनाता है। खाना मतलब C6H12O6। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। ये केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज खाना ही होता है। ठीक है, तो ये बनाता है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये देखो, सनलाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लांट के अंदर और एक चीज होता है क्लोरोफिल। वो प्लांट के अंदर ही होता है, वो अपने आप उसके पास ही होता है। तो वो बाहर से नहीं आएगा, बाहर से लाइट आएगा, सनलाइट, और प्लांट के अंदर होगा क्लोरोफिल। इन दोनों के हेल्प से प्लांट क्या करेगा, बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जो वो नीचे से पानी लेगा, उन दोनों के हेल्प से वो बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब प्लांट का खाना। यही केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जस्ट 6CO2, जिन लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपको पता होगा, अदरवाइज ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए लिखा है। दिस इक्वेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, फिर भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनाता है, प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। ऑक्सीजन रिलीज कर देता है प्लांट। आपको पता है प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, और प्लांट थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स को भी रिलीज करता है, जो हमने अभी पढ़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से बनेगा खाना, जो कि है ग्लूकोज, और उसमें ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा वाटर रिलीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। यही है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और प्रेजेंस क्या चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस चाहिए। ठीक, क्लोरोफिल अपने आप से रहता है, सनलाइट प्लांट बाहर से ले लेगा। इज इट क्लियर? फोटोसिंथेसिस, टेल मी वंस, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। फोटोसिंथेसिस में कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर, वेरी नाइस यार, सुपर। ओके ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स, वाटर हार्मोन्स। एनीवन, कोई बोल सकता है हार्मोन्स क्या है?
Anyone who can tell me what is hormones? ट्राई करके देखो, पता होगा आपको. ओके, ये नहीं पता है तो चलो कोई बात नहीं. आप लोग मुझे बताओ कि लिक्विड और रेगुलेटरी. कैन यू हियर मी नाउ? हेलो. यस, ओके. 1 minute. अभी सब ठीक है ना? नाउ एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक. यस, ओके. लिक्विड और गैस को कंबाइंड क्या बोलते हैं? लिक्विड और गैस को बोलते हैं फ्लूइड. फ्लूइड. फ्लूइड पढ़ा है ना आप लोगों ने? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा फिजिक्स में. वो है फ्लूइड. फ्लूइड. लिक्विड और गैस होता है फ्लूइड. हार्मोन्स फ्लूइड होता है. ठीक है, हार्मोन्स फ्लूइड होता है. एवरी चीज, आपका मूड से लेके एवरी चीज को रेगुलेट करता है हार्मोन्स. ठीक है, एवरीथिंग. तो प्लांट में भी हर एक चीज, प्लांट ग्रो कर रहा है, सीड ग्रो कर रहा है. ठीक है, प्लांट का ग्रोथ रोकना है, कभी कभी ऐसा भी हार्मोन्स है. सी, अगर सिर्फ ऐसा हार्मोन रहेगा जिससे प्लांट का ग्रोथ सिर्फ बढ़ते रहेगा, तब तो प्लांट हमेशा बढ़ते ही रहेगा, है ना. वो तो लेंथ है, कभी खत्म थोड़ी ना होगा, वो तो बढ़ते ही रहेगा. बट ऐसा भी हार्मोन होना चाहिए जो प्लांट का ग्रोथ को रोक दे. हमारे अंदर भी ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे हाइट को रोक रहा है. दैट्स वाई हम एक टाइम के बाद लंबा नहीं होते. ठीक है, सो ऐसा भी हार्मोन्स होता है. तो इसीलिए हर एक फंक्शन को करने के लिए एक एक हार्मोन होता है. सो प्लांट में जो हार्मोन्स होता है उनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. एंड दीज 5 हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट नाम याद रखो. मैं आपको एक दो फंक्शन बता दूंगा. जो मैंने नोट्स में दिया है उससे ज्यादा बायोलॉजी प्लीज डोंट स्टडी. आपका माइंड एकदम वो हो जाएगा. ठीक है, मैंने उल्टा थोड़ा सा ज्यादा ही दिया है. बट स्टिल अगर आपको आसाम पुलिस के लिए पढ़ना है देन स्टडी दिस. एडीआरई के लिए आप थोड़ा 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 देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टडिंग फॉर एडीआरई, आप ये हार्मोन्स का फंक्शन याद मत कीजिए, आप सिर्फ हार्मोन्स का नाम देख लीजिए. बट इफ यू आर स्टडिंग फॉर आसाम पुलिस, जहां पे साइंस का थोड़ा सा वेटेज और ज्यादा आ जाता है, ठीक है, या फिर इफ यू आर गोइंग फॉर एनी अदर एग्जाम जहां पे साइंस का वेटेज ज्यादा आ रहा है, देयर आर मेनी एग्जाम्स जहां पे साइंस का वेटेज थोड़ा रहता है. सो यू हैव टू स्टडी दिस प्रॉपरली. ठीक है, सो प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स क्या क्या है? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. ठीक है, ये 5 हार्मोन है. ये देखो, ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या करता है? वो सेल ग्रोथ प्रोमोट करता है. मतलब सेल सेल जो ग्रो करेगा ना, उसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑक्सिन. ठीक है, सेकेंड है गिबरेलिन. गिबरेलिन क्या होता है? गिबरेलिन, सपोज अभी एक सीड है ना, ये सपोज एक सीड है, दिस इज ए सीड. आपको एक चीज पता है,
अनटिल एंड अनलेस आप सीट को, सर एच इंजीनियरिंग लगी वो नो बायो एचएस और एचएस विद साइंस इंजीनियरिंग लगी वो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सी 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 जो सीड है ना, उसको सीड को आप अनटिल एंड अनलेस मिट्टी के नीचे आप नहीं डालोगे, सीड ग्रो नहीं करेगा। ए सीड कैन नॉट ग्रो। आप अभी अपने घर में रखे एक सीड को रख दो, यहाँ पे आप अपने टेबल में, स्टडी टेबल में रख दो, वो ग्रो नहीं करेगा ना। तो सीड उसके मिट्टी के नीचे से ही ग्रो करेगा हमेशा। तो सीड जो ग्रो करेगा, सीड पहले इनिशियल ग्रोथ होना पड़ेगा, सीड में प्ल्यूम्यूल आएगा, रेडिकल आएगा, मैंने आपको ये सब लास्ट क्लास में समझाया था। तो सीड जो ग्रो करेगा, वो ग्रो करने के लिए सीड को कुछ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल चाहिए, दैट हार्मोन इज गिबरेलिन। ठीक है, तो गिबरेलिन जो होता है दैट इज इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स। डोरमेंसी मतलब जो ग्रो नहीं कर रहा है उस चीज को ब्रेक करना है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ग्रो करने में हेल्प करेगा। गिबरेलिन वो हार्मोन भी है जो फ्लावर्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फ्लावर्स क्रिएट करने में भी गिबरेलिन ही हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन मतलब पता है ना, सेल डिवीजन समझ में आता है। इनिशियली जब आप छोटे हो, आपके सेल्स कम है, आप सेल्स डिवाइड होता है इनिशियली। ठीक है, तो साइटोकिनिन जो होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि साइटोकिनिन जो होता है ना, वो हमेशा ऑक्सिन के साथ ही काम करेगा। ऑक्सिन नहीं होने से साइटोकिनिन नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी आस्क्ड। देखो ज्यादा डीप में तो ऐसे भी नहीं पूछेगा, बट वॉट एवर द पॉइंट्स आर देयर कि साइटोकिनिन जो होगा ना, वो हमेशा ऑक्सिन के प्रेजेंस में ही काम करेगा। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर। नेक्स्ट होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम लोग शॉर्ट में ए बी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड ऐसा एक हार्मोन है जो ग्रोथ को रोक देता है। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है ये। ठीक है, एक टाइम पे ग्रोथ रोकना जरूरी है, नहीं तो प्लांट तो कहां पहुंच जाएगा, आसमान तक चला जाएगा ना। ठीक है, फिर तो हम लोग प्लांट में चढ़ के आसमान पहुंच जाते हैं लोग। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। एक टाइम के बाद प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। सो दैट जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दैट हार्मोन इज नोन एज दैट हार्मोन इज नोन एज एब्सिसिक एसिड, एबीए। उसके बाद लास्ट है इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। दैट इज ओनली इथाइलिन, एक ऐसा सिंगल हार्मोन है। ये सारा का सारा हार्मोन लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, बस इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है प्लांट के अंदर। और इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट को राइप होने में हेल्प करता है। जैसे अभी आप हम जो फ्रूट खाते हैं, वो फ्रूट तो आप कच्चा थोड़ी खा लोगे, वो फ्रूट तो पहले वो होना पड़ेगा ना, आगोते फल टू पकिब লাগিব ना। तो तुम्ही जोनटू फल पकी आछे प्लांटत हेतुर कारणे हेल्प करे इथाइलिन। ठीक है, जो फल जो पक रहा है उसमें हेल्प करता है इथाइलिन। इज इट क्लियर एवरीवन? पांचों हार्मोन देख लो एक बार आराम से। इसको तो और जूम आउट नहीं कर सकते, चलो आप लोग देख लो। टेल मी आर थिंग्स आपके दिमाग में जा रहा है ना चीज? देखो बायोलॉजी तो ऐसे कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, जस्ट पढ़ते रहो इसको, वीडियो देख लो, आराम से समझ जाओगे। क्लास 10 तक सब लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है, रिकॉल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी को इतना सीरियसली मत लो। एक टाइम आएगा जब आपको पढ़ना होगा ज्यादा, तब आप लोग बायोलॉजी पढ़ के खत्म कर देना। और क्लास देख लो, अभी अभी क्लास देख लो, नोट्स बना लो, वो रख दो अपने पास। व्हेन टाइम विल कम, एग्जाम का 1 महीना 15 डेज पहले बायोलॉजी को रिवाइज कर लेना, बस खत्म। उतना सीरियसली नहीं लेना है, और उतना बड़ा भी नहीं है। ठीक है, दिखने में बड़ा लगता है लेकिन बड़ा नहीं है। क्लास 10 तक तो सबने पढ़ा है ना बायोलॉजी, वही क्लास 10 वाला बायोलॉजी ही है इसमें। ठीक है, सो ये हो गया 5 हार्मोन हमारा प्लांट हार्मोन्स। ओके, तो हो गया हमारा प्लांट हार्मोन्स खत्म। ये याद रखना इथाइलिन, ये याद रखना इथाइलिन इज इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और ये जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है इथाइलिन का, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, कहाँ गया, ये देखो। आपको पता है एक अगर फ्रूट होता है ना, सपोज ये एक फ्रूट है, एप्पल है, सपोज मैं एप्पल कैसे बनाऊं, अभी ये एप्पल है सपोज, जस्ट इमेजिन कर लो ये एक एप्पल है।
तो आपको पता है इंडस्ट्री में क्या होता है, ये एप्पल को हम लोग आर्टिफिशियली भी पका सकते हैं, आर्टिफिशियली राइपनिंग भी कर सकते हैं। सो इथाइलिन जो हार्मोन होता है ना, वो एक्चुअली आर्टिफिशियली भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब हार्मोन अवेलेबल नहीं है बट वो गैस अवेलेबल है। ठीक है, तो इस गैस के हेल्प से हम जो फ्रूट है उसको आर्टिफिशियली भी पका सकते हैं। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड इथाइलिन और इथेन। ठीक है, हाइब्रिड्स, हाँ वही, वो जो होता है वो कौन से गैस से होता है वो पूछ सकता है ना, तो वो इथाइलिन से होता है और इथेन। ओके, एनीवन, किसी को डाउट है क्या यहां तक? देन आई कैन मूव फॉरवर्ड विद इकोलॉजी। एनीवन, किसी को कोई डाउट? वो कोई भी डाउट नहीं है? मस्त बढ़िया से समझ में आ रहा है क्या? क्लास देखते रहो, बस एंड तक देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना, और अगर फिर भी नहीं आता है तो और एक बार क्लास को देख लेना। ठीक है, मैंने आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, मैं हर एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो आपके लिए हो सकता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट को पूरा समझने में जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो थोड़ा थोड़ा एग्जाम के रिलेटेड पढ़ के वो फायदा नहीं है, और वो मजा भी नहीं आता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लोग हर एक चीज को समझो, जो आपको चाहिए यू टेक फ्रॉम दैट, और जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी नोट्स में लिखा ही हुआ है। बट मैं आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, दोज मे नॉट कम इन द एग्जाम, बट इंपॉर्टेंट तो है यार, समझने के लिए हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ थिंग इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सपोज एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज ह्यूमन है, ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो होगा ना, ह्यूमन का अपना सराउंडिंग्स के साथ कोई रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन अभी सपोज सॉइल है, सॉइल सॉइल है, हो गया वाटर, हो गया वाटर को मैं H2O लिख रहा हूं, तो ह्यूमन सॉइल और वाटर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग कहाँ सॉइल पे डिपेंड करते हैं, बट हम लोग करते हैं, आपको पता चलेगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट ह्यूमन बींग्स भी सॉइल पे डिपेंड करते हैं और वाटर पे तो हर कोई डिपेंड करता है। तो ये जो रिलेशन है कि एक ये ह्यूमन जैसे एक लिविंग हो गया, ये लिविंग है ना, हम लोग लिविंग बींग्स है, सॉइल वाटर ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। सो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो रिलेशन होता है एनवायरनमेंट में, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। वही लिखा है यहाँ पे देखो, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स देखो, उसमें क्या होता है, दो टाइप का कंपोनेंट्स रहता है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक। बायोटिक मतलब कौन बोल सकता है? एनीवन हु कैन टेल, कोई गेस मारो, बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग, वेरी गुड रितिका। बायोलॉजी, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, लिविंग बींग्स जो जिंदा है, और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा नहीं है। ठीक है, सो बायोटिक कंपोनेंट्स मैं आपको फिर से लिख के नहीं दे रहा हूं, आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक में तीन टाइप का होता है। एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि प्लांट, ग्रास, ग्रास जो होता है ना, प्लांट होता है, कोई प्लांट हो गया। ठीक है, कोई भी प्लांट वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो प्रोड्यूसर को खा लेता है। जैसे कि सपोज एक गाय हो गया, काओ, अभी गाय तो घास खा ले रहा है ना, तो गाय प्रोड्यूसर को खा ले रहा है। प्रोड्यूसर घास है, घास अपना खाना खुद बनाता है, बट गाय उस घास को खा लेता है, तो गाय हो गया कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर और भी टाइप का होता है, हम लोग भी कंज्यूमर है। ठीक है, हम लोग भी कंज्यूमर है ना, हम लोग भी तो प्लांट्स खा ही रहे हैं ना। ठीक है, हम लोग प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो हम लोग भी कंज्यूमर ही है। डिकम्पोजर अलग चीज है, डिकम्पोजर एक अलग ही चीज है। डिकम्पोजर वो है जो एक चीज मरने के बाद उसको मिट्टी में मिलाने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं,
डिकम्पोजर्स का एग्जांपल मैं क्या दूं? जो इसको मैं क्या बोलूं, लीच लीच अर्थवर्म वगैरह, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वर्म्स वगैरह जो होता है, ठीक है, जब कोई इंसान या कोई एनिमल मर जाता है तो उसको सड़ाने में वर्म्स हेल्प करता है, ठीक है। उसको सड़ाने में हेल्प करता है, उसको फिर उसी चीज को मिट्टी के अंदर डाल देता है, ठीक है। ओके, सो वो हो गए डिकम्पोजर्स। मैं आपको एक अभी मस्त चीज समझाता हूं, देखो। सपोज ये ग्रास है, इस ग्रास को किसने खा लिया? सपोज एक डियर ने खा लिया, ठीक है। इस डियर को किसने खा लिया? इस डियर को सपोज मैंने खा लिया, ठीक है। इस डियर को सपोज मैंने खा लिया। अभी मुझे भी कोई खा लेगा बाद में, बाद में तो कोई ना कोई खा ही लेगा ना। सपोज मैं मर जाऊंगा, बाद में कुछ तो होगा ही। सो मेरा जो बॉडी है वो सपोज, सपोज मुझे लायन ने खा गया। लायन को छोड़ो यार, लायन अभी कहाँ खाएगा मुझे। सपोज आप इमेजिन करो कि मुझे एक ईगल ने खा लिया। ईगल, वल्चर, ये लोग खा लेते हैं लोगों को, ठीक है। तो अभी मुझे इस ईगल ने खा लिया, तो ये ईगल जब मर जाएगा, इस ईगल को कौन खा लेगा? इस ईगल को वर्म्स खा लेगा, वर्म्स। जो अभी बनोश्री ने बोला, वर्म्स, ठीक है। तो वर्म्स क्या करेंगे? इस ईगल को डिकम्पोज कर देंगे मिट्टी के अंदर। तो मैं फिर से, जो मैंने मिट्टी से लिया था, इनडायरेक्टली मैंने ही घास को खाया था। इनडायरेक्टली तो मैंने ही घास को खाया था ना। डियर ने खाया था तो क्या हुआ? मैंने तो डियर को खा लिया, तो इनडायरेक्टली तो मैंने मिट्टी से कुछ लिया था। तो मैं जब मर गया, मैं मिट्टी को वापस देके जा रहा हूं। तो ये एक साइकिल है। समझ में आ रहा है ये एवरीवन? डिड यू गेट दिस पॉइंट? ये समझ में आ रहा है ना? मैंने तो घास को खाया था, लेकिन अल्टीमेटली तो वर्म्स मुझे ही खा, ईगल को खा रहा है, मतलब क्या? मुझे अल्टीमेटली तो मैं जमीन में ही चला गया फिर से। मेरे साथ ये डियर भी चला गया, ये ईगल भी चला गया, और ये वर्म्स भी इस ईगल को जब ईगल मर गया उसको खा के डिकम्पोज कर दिया। तो जो मैंने इनिशियली जमीन से लिया था, वो अल्टीमेटली फिर जमीन के अंदर चला गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट आई वांट यू टू टेल, मतलब आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जानना चाहिए, ये सब चीज जानना चाहिए। इट्स दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। जैसे कि सपोज ग्रास हो गया, प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाता है। ग्रास को कौन खा रहा है? रैबिट खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट खा लिया, वो प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर मैंने बोला था बहुत टाइप के कंज्यूमर होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट खाएगा वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। स्नेक जो होता है वो सपोज रैबिट को खा सकता है, स्नेक रैबिट को खा लेगा, तो स्नेक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद ईगल आया, ईगल स्नेक को खा लेगा, वो हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। और ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग फूड चेन कहते हैं। इज इट क्लियर? देखो यहां तक बहुत पार्ट हो गया। नाउ वी विल मूव टू एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बता दो एक बार। क्लियर है ना पूरा? चलो, आप लोग 1 मिनट रेस्ट ले लो आराम से, मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ, ठीक है। किसी को डाउट है क्या, बोलो तो। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट और एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नैना भीगे भीगे जो कैसा, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मैं पानी पी के आता हूँ, आप लोग 1 मिनट रेस्ट ले लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू।
कैन यू हियर मी? इथाइलिन में अल्कोहलिक सब्सटेंस रहता है क्या? नहीं, वो अलग है। वो तो इथेन, वो तो आपका वो है ना, जो अल्कोहल में यूज करेंगे वो तो अलग है। वो अल्कोहलिक सब्सटेंस इथाइलिन में रहता है, करेक्ट रहता है। बट वो तो उसमें भी रहता है, क्या बोलते हैं, मीथेन में भी अल्कोहल ही रहता है। हम लोग जो जो अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए होता है उसमें इथाइलिन रहता है, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, उसका वो बनाने का प्रोसेस अलग है और ये बनाने का प्रोसेस अलग है। तो कौन मैसेज कर रहा है अभी सुबह सुबह? चलिए, तो वॉइस वगैरह ठीक है ना, चलो। तो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये पार्ट थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, जस्ट बियर विथ मी। जो बोलता हूँ वो सुनते रहो और जो है उसको देखते रहो बस। ये सब पार्ट ऐसे भी बोरिंग है, तो जस्ट देख लो। तो एनिमल्स में क्या होता है, क्लासिफिकेशन, प्लांट का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम लोग एनिमल्स का पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में क्या होता है, फाइलम, प्रोटोजोआ। देखो क्या 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 मतलब वो होता है। फाइलम मतलब ग्रुप। आप लोग कंफ्यूज मत रहना, ठीक है, मैं आपको हर एक टर्म एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइलम मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो फाइलम मतलब हो गया ग्रुप। तो फाइलम प्रोटोजोआ मतलब एक ग्रुप का नाम है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ होता है कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स, मतलब जिनका एक ही सेल होगा बॉडी में। इनका एग्जाम्पल है एमीबा, और भी एग्जाम्पल है, मैं जानबूझ के नहीं दिया आपको। सिंगल सिंगल एग्जाम्पल याद रखो, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो फाइलम प्रोटोजोआ में हो गया, यूनिसेलुलर होगा ये सब, और एमीबा इनके एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है फाइलम पोडीफेरा। पोडीफेरा वो है स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज, आपको पता है ना, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, सी यू में रिलेट और यू में नॉट। देखो, स्पॉन्ज वो होता है ना, आप लोग जो स्पॉन्ज अलग अलग चीज में यूज करते हैं, आपको पता है ना, स्पॉन्ज जो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, यू नो दिस, नो? आपके घर में भी स्पॉन्ज होगा ना, जो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, स्पॉन्ज। अब देखना, एक स्पॉन्ज को अगर आप पानी में डुबा दोगे, वो बहुत टाइम पानी को होल्ड करके रखता है। ये पता है ना आपको? तो ये जो स्पॉन्ज है, ये एक्चुअली एक एनिमल से आया है, ठीक है। ये स्पॉन्जेस आर एनिमल्स, एक्चुअली ये सब एनिमल्स होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा टाइप का एनिमल्स होता है जिनके बॉडी में ऐसा पोर्स रहेगा। ये सब एनिमल्स पानी के नीचे मिलता है, स्पॉन्जेस। तो वो स्पॉन्ज जो होता है वो पोडीफेरा में आता है, फाइलम पोडीफेरा में, ठीक है। उसके बाद आता है फाइलम सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट जो होता है, सिलेंट्रेट में कौन कौन आता है, हाइड्रा और जेलीफिश। हाइड्रा आपको पता होगा, यू एनीवन, आपको अगर आपने देखा है, हाइड्रा ऐसे स्टार जैसा रहता है, इफ यू रिमेम्बर हाइड्रा। अभी मैं डायग्राम तो मेरे पास नहीं है, बट
हेलो। की बार प्रॉब्लम हो जाए, क्या होता है पता नहीं। हेलो। देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। चलो कोई बात नहीं, ये 2 मिनट का काम है, हमेशा करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सो उसके बाद मैं आपको बोल रहा था कि कुछ कुछ वर्म्स होता है जो फ्लैट होगा, ऐसा फ्लैट रहेगा, फ्लैट फ्लैट वर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो फ्लैट वर्म्स होता है ना, ये सारा वर्म्स आता है कौन से कैटेगरी के अंदर, जस्ट 1 मिनट। जो फ्लैट वर्म्स होता है वो आएगा इस कैटेगरी के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस में फ्लैट वर्म, टेप वर्म, ये सब आता है। फिर उसके बाद है एनेलिडा। एनेलिडा में अर्थवर्म आता है। तो एनेलिडा भी वर्म है, प्लेटीहेल्मिन्थिस भी वर्म है, बट पता नहीं इन लोगों ने क्यों अलग से क्लासिफाई किया। एक कर देते तो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इजी होता, बट आई डोंट नो, इस बेकार ऐसी फालतू क्लासिफिकेशन है देखो। बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस मतलब टेप फ्लैट वर्म कौन सा है और अर्थवर्म कौन सा है, कभी कभी आता है, उतना ज्यादा नहीं, बट ठीक है, चलो आप लोग पढ़ सकते हैं। एनेलिडा अर्थवर्म हो गया। उसके बाद है एंथ्रोपोड। एंथ्रोपोड वाला क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। कॉकरोच कौन सा फाइलम में आता है, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इट्स आस्क्ड सो मेनी टाइम्स दैट कॉकरोच कौन सा फाइलम में आता है, एंथ्रोपोड, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर दिस। मैं जो बोल रहा हूँ क्लास में ही ट्राई करो टू रिमेंबर, देन यू विल फेस लेस प्रॉब्लम्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो कॉकरोच जो होता है वो एंथ्रोपोड होता है। कॉकरोच का लेग्स जॉइंटेड होता है। आपने कभी कॉकरोच को देखा है? कभी कॉकरोच को हाथ में उठाया है क्या? एक कॉकरोच को, किसी किसी को ये सब शौक है क्या? एनीवन? नो? क्यों? आप लोग डरते हो क्या कॉकरोच से? कभी एक कॉकरोच को देखना, डाइसेक किया है ना, ओके वेरी गुड। तो आपको तो सब पता ही होगा। कॉकरोच मारने का जरूरत नहीं है, खुद हाथ से मारने का जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे स्प्रे से मार दो ना, वो किलर से मार दो, क्या फर्क पड़ता है। एक कॉकरोच मर जाने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो उसको मार दो, फिर उसको देखो, उल्टा करके देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है। और नहीं चाहिए, नहीं है तो नहीं चाहिए, ऐसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉकरोच का देखना, लेग्स जो होता है वो जॉइंटेड होता है, ठीक है। और एक चीज आप देखना, कॉकरोच का जो ब्लड फ्लो होगा ना वो आपको दिख सकेगा। जब कॉकरोच जब जिंदा होगा ना, उसका जो उल्टा वाला पार्ट होगा, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो ओपन है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन नहीं है। हमारा ब्लड अंदर से जाता है, आपको नहीं दिख रहा है। आपको बाहर से दिख रहा है क्या ब्लड फ्लो कर रहा है? नहीं दिखेगा। ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में भी नहीं दिखेगा, बट कॉकरोच में दिख जाता है, ठीक है। तो कॉकरोच और बटरफ्लाई में भी दिखता है। तो कॉकरोच बटरफ्लाई सेम चीज है ना, अल्टीमेटली तो सेम है। तो ये इन इन चीजों, इस कैटेगरी को हम बोलते हैं आंथ्रोपोड्स, आंथ्रोपोडा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जॉइंटेड लेग्स। फिर आता है मोलस्का। मोलस्का में ऑक्टोपस और स्क्विड आता है। फिर आता है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा में स्टारफिश और सी अर्चिन आएगा, ठीक है। एकिनोडर्मेटा क्या है? मेराइन एनिमल्स है, ठीक है। उसके बाद आता है पीसेस। पीसेस क्या है? कोई मुझे बोल सकता है व्हाट आर पीसेस? टेल मी। पीसेस आपने सुना होगा ना, पीसेस तो एक वो भी है ना, फिश। हाँ, इससे जोडियक साइन, बट एक्चुअली में पीसेस फिश है। 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो पीसेस मतलब होता है फिश। और पीसेस का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है। मतलब इनका हार्ट में ऐसा होता है, देखो ये। हमारा हार्ट कितना चैम्बर का होता है इंसान का? यू नो दिस, डू यू नो? हमारा हार्ट में कितना चैम्बर्स होता है? 4, वेरी गुड। हमारा हार्ट दो नहीं, 4 4 दो 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 कैसे होगा? दो तो फिर हम लोग मछली जैसा बन जाएंगे ना। 4 चैम्बर होता है हमारे हार्ट में, ठीक है। तो मछली का हार्ट में 2 होता है पीसेस।
हार्ट में दो चैम्बर होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। कौन बोल सकता है मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड? एनीवन? हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है? बोलो, इतना ये बोल दो हो जाएगा, मैं आपको बाकी समझा दूंगा। ह्यूमन बींग्स क्या है? वार्म ब्लडेड। हम लोग वार्म ब्लडेड क्यों है पता है? देखो, हम ये डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है थोड़ा कि वार्म ब्लडेड क्या है और कोल्ड ब्लडेड क्या है। तो कोल्ड ब्लडेड वो है जो अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मछली, हाँ, बॉडी टेम्परेचर। अभी आप मछली ठंडा ठंडा पानी में डाल दो तो मछली मर थोड़ी जाएगा। उसको थोड़ी ना आपको स्वेटर पहनाने का जरूरत है क्या मछली को? बताओ। एक एक मछली को आप गर्म पानी से लेके ठंडा पानी में डाल दो, ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा, वो एडजस्ट कर लेगा। वो अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट कर सकता है बाहर के हिसाब से, बट ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना। ठंड होने से हम स्वेटर पहनते हैं, हमको ठंडा लगता है। अगर हमको ठंडा लगता ही नहीं, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर वी कुड हैव मतलब मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर, तब हमको कभी स्वेटर पहनने का जरूरत ही नहीं होता। हम लोग गर्मी के टाइम में कम कपड़े पहन के घूमते हैं, ठीक है। वी वेयर, हम लोग वेस्ट वगैरह पहन के घूमते हैं। मैं बॉयज का बात बोल रहा हूँ। हम लोग वेस्ट, हाफ पैंट वगैरह पहन के घूमते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि गर्मी लगता है, इसीलिए। अगर हमको ऐसा नहीं होता तो हम लोग होल टाइम स्वेटर पहन के घूमते और अपना टेम्परेचर, मतलब हम लोग फिर वही नहीं चाहिए ना हमको, तब तो हमको कपड़ा ही नहीं चाहिए था, है कि नहीं? अगर हम लोग अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर, तब हमको कपड़ा चाहिए नहीं था। तो हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड। एंड ये लोग कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो पीसेस जो है वो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स यूज करता है, गिल्स। यू माइट हैव हर्ड, ये सबको पता है, गिल्स, फिश का गिल्स, एवरीवन नोज दिस, ठीक है। तो एम्फीबिया, उसके बाद आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब एम्फीबियंस, मतलब जो जमीन पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। जैसे कि मेंढक, फ्रॉग, ठीक है, बैंग, फ्रॉग, सैलामंडर, ये सब। सैलामंडर भी एक टाइप का वही है, फ्रॉग के जैसा ही दिखता है। टोड, टोड एक एम्फीबियन है, ठीक है। तो एम्फीबियंस जो होता है वो गिल से भी रेस्पायर करते हैं। वाई? क्योंकि उनको पानी में भी रहना होता है, तो वो रेस्पिरेशन किससे करेंगे? गिल्स के साथ। और जब वो जमीन पे रहेंगे तो वो रेस्पिरेशन किससे करेंगे? लंग्स के साथ। हम लोग लंग्स से करते हैं ना, वो लोग गिल्स लंग्स दोनों से करते हैं। और वो लोग स्किन से भी करते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड होता है। उनका हार्ट 3 चैम्बर्स का होता है। उसके बाद आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब रेप्टाइल्स। रेप्टाइल सबको पता है, क्रॉलिंग एनिमल्स है, जैसे कि लिजार्ड और स्नेक। उसके बाद आता है एप्स। एप्स मतलब बर्ड्स, ठीक है, एप्स मतलब बर्ड्स। एप्स जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड, सारा कोल्ड ब्लडेड ही, अभी तक हम लोग वार्म ब्लडेड में आए नहीं, ठीक है। तो एप्स जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। उड़ सकता है, ऑब्वियसली बर्ड उड़ सकता है। एग्जाम्पल है क्रो और पीकॉक। यहाँ पे कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड मतलब जो उड़ नहीं सकता। कीवी और एमुस, आपने इन दोनों में से किसी को देखा है? एमुस को देखा है क्या आपने कभी? ये शायद गुवाहाटी के जू में अवेलेबल है, ये वाला बर्ड, एमुस। आई थिंक मैंने शायद एक बार देखा था इसको, मुझे याद नहीं है अभी। जो जू रोड में जो जू है ना, वहां पे शायद ये बर्ड है। देखा है आप लोगों ने कीवी या एमस? किसी को भी नहीं देखा है? ओके। ठीक है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स हो गया कीवी, एमस। लार्जेस्ट बर्ड हो गया ऑस्ट्रिच, ये सबको पता है, सबसे बड़ा बर्ड। और लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड अपने सबने बहुत छोटा होता है, पीछे भी उड़ सकता है। हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स टू, ठीक है, उसके पास बैक गियर भी है, मतलब, ठीक है, हम लोग जैसे पीछे जा सकते हैं ना, वो पीछे उड़ भी सकता है। तो ये हो गया आपका, ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद है मेमेलिया। मेमेलिया मतलब मेमल्स। मेमल्स मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग मेमल्स है। एक डॉग, डॉग एक मेमल है। कैंगरू मेमल है। आपको पता है डॉग को ठंड लगता है, ठीक है, इसीलिए इंसान डॉग के लिए स्वेटर बनाते हैं हम लोग, या फिर डॉग
देखना आप अलग अलग क्लाइमेट में, इफ यू गो टू शिलोंग समटाइम्स, आपको शिलोंग में जो डॉग्स मिलेंगे वो अलग टाइप के होंगे, ठीक है। इफ यू गो टू इट, इफ यू गो समटाइम्स गो टू साइबेरिया, साइबेरिया में ये जो ठंड ठंड एरिया, रशिया में जाओ, ये सब जगह में डॉग्स अलग टाइप के मिलेंगे, उनका स्किन बहुत अलग होगा, ठीक है। तो वो सब कभी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, तो वो सब इवोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। वो लोग जैसे इवॉल्व हुए, उनका बॉडी वैसे ही है, वो लोग ठंड में रह सकते हैं आराम से। अब इंडिया का एक देसी, हमारा जो स्ट्रीट स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो वो होते हैं ना, देसी डॉग्स, देसी ब्रीड, उनको आप ठंड जगह में लेके जाओ, वो रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उनको स्वेटर पहनाना पड़ेगा, वो सब बात वही बात है। तो वो भी हमारे जैसे वार्म ब्लडेड होते हैं। तो मैमेलिया वार्म ब्लडेड, हमारा हार्ट में 4 चैम्बर होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैमेलिया जो होता है, हम लोग अंडा नहीं देते, ठीक है। इंसान अंडा नहीं देता है, जानवर, डॉग्स, कैट्स, ये लोग अंडा नहीं देते, हम लोग डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वी गिव बर्थ टू बेबीज, ठीक है। सो बट ऐसा 2 मैमल है जो अंडा भी देता है, तो वो मैमल है एकिडना और प्लेटिपस। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है, एकिडना और प्लेटिपस, ठीक है। ये 2 मैमल है जो अंडा भी देता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट यू हैव, यू कैन आस्क मी। उसके बाद क्लियर है ना? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कुछ भी नहीं है? इट इज क्लियर देन वेरी नाइस। ओके, चलिए। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड, ठीक है। देखो टॉपिक्स कंप्लीटली अनरिलेटेड है, बट ऐसा ही है ना, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ने बैठोगे तो वो तो इसमें और एक्सपेंशन होगा। मैंने तो बहुत सारा पॉइंट्स इंक्लूड ही नहीं किया जो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सो टॉपिक्स ऐसे ही होगा कि फट से ह्यूमन ब्लड आ जाएगा, और फिर उसके बाद देखना आप डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा। तो जो है उसमें पढ़ो, उसको समझो बस, कि ये है, उसमें मैं समझा दूंगा थोड़ा थोड़ा चीज, वो समझो, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बायोलॉजी, आपको मेडिकल वाला बायोलॉजी थोड़ी पढ़ना है, ओके। तो उसके बाद आता है ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में 2 तरह का चीज होता है, 2 तरह का चीज होता है। एक होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स और एक होता है प्लाज्मा। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देखो, ये होता है ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ये कार्टून वाला डायग्राम है, ऐसा होता नहीं है, बट एक्चुअली में मतलब डायग्राम बनाने के लिए। तो उसमें 2 चीज होता है, एक होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो 60% होता है ब्लड में, 60% होता है प्लाज्मा, ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। आपको याद होगा जब कोविड-19 आया था तब प्लाज्मा डोनेट करने बोल रहे थे, याद है आपको? प्लाज्मा डोनेट करने बोल रहे थे, तो वही है वो, ठीक है। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा इज 60% ऑफ ब्लड। रेस्ट जो होता है उसको हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, दे आर दीज आर सेल्स, ठीक है। वो ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 टाइप्स का होता है, आपने सुना होगा पहले, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटिलेट्स अलग चीज होता है। प्लेटिलेट्स क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये जो होता है, ये देखो यहाँ पे, ये हो गया हमारा प्लाज्मा। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा अभी, जस्ट 1 मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये वाला जो पार्ट है, जो येलो वाला पार्ट है, वो प्लाज्मा है, देखो पूरा प्लाज्मा से भरा हुआ है। ये रेड ब्लड सेल है, ये वाला, ये जो रेड में बनाया हुआ है। ये जो पार्ट है, ये वाला, ये है व्हाइट ब्लड सेल, और ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स किस चीज में हेल्प करता है आपको पता है? प्लेटिलेट्स किस चीज में हेल्प करता है, एनीवन? आपका जब खून निकलता है ना, आपका सपोज हाथ में कट होता है, तो आपका फिर खून निकलेगा ना, तो वो खून स्टॉप होने के लिए प्लेटिलेट्स हेल्प करता है। प्लेटिलेट्स हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ब्लड क्लॉट होने के लिए, नहीं तो ब्लड हमेशा निकलते ही रहेगा, ठीक है। जब आपका हाथ कटता है, आपका पैर कटता है, तो ब्लड तो निकलते ही रहता है ना, तो वो तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए। प्लेटिलेट्स उसमें हेल्प करता है, दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये देखो आप लोग,
ब्लड कॉर्पस्कल्स हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एक्स्ट्रा हो गया आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा 60% ऑफ द ब्लड, 60% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा है। प्लाज्मा से क्या होता है, जो खाना पहुंचाना है, जैसे कि सपोज प्लाज्मा ही मेन है ब्लड में, ठीक है, तो ब्लड से ऑक्सीजन जाता है, ब्लड से खाना जाता है, हॉर्मोन्स जाता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। तो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, खाना जाता है, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। आपका जो खाना है, सपोज आपका खाना जो लार्ज इंटेस्टाइन में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पूरा डाइजेस्ट हो जा रहा है, उसके बाद जो आप खाना को एक्सक्रीट करते हो, तो वो थोड़ी ना ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा, वो ब्लड लेके जाता है, ठीक है, तो ब्लड में प्लाज्मा लेके जाता है, ठीक है। सो प्लाज्मा इज 60% ऑफ द ब्लड, ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। उसके बाद आता है ब्लड कॉर्पस्कल्स, अभी हमने देखा आरबीसी। आरबीसी का जो नाम है ना, ये यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आई वांट टू टेल यू, ये जो नाम है ना, ये नाम पढ़ लेना, ठीक है। ये जो निकनेम, मतलब अलग दूसरा नाम है, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आया हुआ है एग्जाम में। तो आरबीसी में नो न्यूक्लियस एक्सेप्ट इन कैमल एंड लामा, ठीक है, मतलब ये कैमल और लामा जो होता है ना, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट पॉइंट्स चाहिए तो मैंने लिखा है। मतलब लामा, कैमल और लामा दो एनिमल्स होता है ना, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, जनरली हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी कहां फॉर्म होता है, आरबीसी इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बोन मैरो, आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म होता है। आरबीसी का लाइफ साइकिल क्या है, 3 to 4 months, 3 to 4 months बाद आरबीसी मर जाता है, मर जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखना, हमको बोला जाता है कि हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड सेल्स है ना, वो 3 to 4 months बाद हमेशा वो होते रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिन्यू रिन्यू होते रहता है, वापस से ब्लड सेल्स पैदा हो जाएगा। इसीलिए देखना, जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो डॉक्टर आपको पूछता है कि आपने लास्ट कब ब्लड डोनेट किया था। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? Have you ever experienced this thing? आप लोग ब्लड वर्ड डोनेट नहीं करते हो क्या? ब्लड डोनेट करो यार, इट्स गुड गुड वर्क, ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है। देखना, डॉक्टर हमेशा पूछता है कि लास्ट कब ब्लड डोनेट किया था, तो इस वजह से पूछता है, ठीक है, ताकि 3-4 months में नहीं करना चाहिए। तो आरबीसी आपका जिंदा है ना, तो आपका ही ब्लड कम हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका, फॉर्म होता है बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब सिंपल एग्जांपल, आप लोग अगर आप लोगों ने कभी मटन खाया होगा, अब देखना मटन का जो हड्डी होता है, उसके अंदर देखना एक जेली वाला सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग सक करके खाते हैं। आपको कैन यू रिलेट मैं क्या बोल रहा हूँ? एक देखना, मटन का जो हड्डी होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें देखना बीच में वो रहता है, एक जेली टाइप का सब्सटेंस रहता है, जिसको हम लोग मुंह में लगा के सक करके खा लेते हैं, जो वो होता है बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो बोन का सेल्स होता है, बोन का सेल्स। तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में। आरबीसी का लाइफ साइकिल 3 to 4 months है, एंड्स इन लीवर एंड स्प्लीन, लीवर में जाके मरता है, ठीक है। लीवर और स्प्लीन एक वो होता है, उसमें जाके मर जाता है। तो लीवर को हम लोग इसीलिए ग्रेव ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि किस चीज को ग्रेव ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी कहाँ मरता है, तो लीवर में, ठीक है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन रहता है, आपको सबको पता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन रहता है। हेमोग्लोबिन का काउंट आपको पता है कितना होना चाहिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हेमोग्लोबिन कम होने से जो डिजीज होता है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। आई थिंक यू नो दिस। एनीमिया जो होता है, ब्लड कम होने से एक डिजीज हो सकता है एनीमिया, तो वो उस डिजीज का नाम है एनीमिया, ठीक है। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूबीसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ओके। ल्यूकोसाइट्स कहां फॉर्म होता है, डब्ल्यूबीसी फॉर्म्ड इनसाइड बोन मैरो, अगेन बोन मैरो में ही फॉर्म होता है, बट लिम्फ नोड्स और लीवर और स्प्लीन में भी फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है, लिम्फ क्या है मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि आरबीसी जो है वो तो लीवर में मर जाता है, तो जहां पे आरबीसी मरता है वहीं पे डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना। जहां पे आरबीसी मरेगा वहीं पे डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होगा। आरबीसी कहां मरता है, लीवर में, तो डब्ल्यूबीसी लीवर में ही प्रोड्यूस होता है। बोन मैरो में भी होता है, लिम्फ नोड्स में भी होता है, लीवर और स्प्लीन में भी होता है। लिम्फ क्या है, ब्लड के जैसा ही लिम्फ है। जैसे कि सपोज ब्लड में ये
जस्ट 1 मिनट। अरे यार, ये जो ब्लड है ना, हमारा ब्लड में एक होता है आपका ये आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये प्लाज्मा हो गया, फिर प्लेटलेट्स हो गया। तो अगर आप सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी किसी जगह में, अगर प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को आप अलग कर दे, ऐसा रहता है बहुत सारा जगह में, ब्लड में सारा चीज रहने की जगह सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ही रहता है। तो अगर प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी एक साथ है, इस चीज को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी रहना क्यों जरूरी है? जैसे कि आरबीसी जरूरी है, आरबीसी हेमोग्लोबिन के लिए, और डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। थोड़ा थोड़ा जस्ट देखो, एक बार जस्ट पढ़ लोगे ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि इतना सारा है कैसे याद होगा। डोंट थिंक। क्लास को देखो, मेरे साथ पढ़ो, नोट्स बना लो, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। अगेन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स कहां फॉर्म होता है? अगेन ब्लड बोन मैरो में ही फॉर्म होता है। डेथ कहां होता है? स्प्लीन में डेथ होता है। ठीक है, और हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अभी मैंने आपको बोला था ब्लड प्लेटलेट्स किस में हेल्प करता है? क्लॉट होने में। नहीं तो खून रुकेगा ही नहीं, रुकना ही नहीं चाहिए। तो क्यों रुक रहा है? क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो ये फंक्शंस ऑफ ब्लड देख लेना आप लोग। कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड है तभी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिजीज। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है। अभी ब्लड है तभी ब्लड रुक रहा है। ठीक है, अदरवाइज तो ब्लड अगर चला जाएगा आदमी मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, खाना ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब है। क्लियर हो गया ना आपको? इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। टेल मी, यहां तक क्लियर हो गया ना? और बता दीजिए। यस, ओके। सी, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स, जैसे हमारा अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप कैसे होता है, क्यों होता है, और पेरेंट का ब्लड ग्रुप के हिसाब से चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है, हम लोग वो पढ़ेंगे। सो ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने लाया था? बाय लैंस स्टेइनर। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंस स्टेइनर ने लाया था। ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है ह्यूमंस में, ए बी और ओ। आप लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप बता सकते हैं? मुझे बता दीजिए। लेट्स सी, आपका कोई किसी का थोड़ा अलग ब्लड ग्रुप है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव लगा के बोल रहा है। ठीक है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव इज वेरी रेयर। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आई एम ऑल्सो बी पॉजिटिव। और ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओ पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ओके, सी, क्या होता है हमारे ब्लड में ना, देखो ये चीज पहले आप लोग समझ लो, देन आपको इजीली समझ में आएगा। देखो, ये सपोज एक ये आरबीसी है और ये प्लाज्मा है। तो आरबीसी में ना एक सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन, ठीक है। एंटीजन क्या होता है ना, एंटीजन एक्चुअली हमारे बॉडी में रहता है, बट वो हमारा बॉडी में ऐसा एंटीजन मतलब ऐसा एक सब्सटेंस है जो हमारा बॉडी को हार्म भी कर सकता है। ठीक है, एंटीजन जो होता है वो ऐसा एक चीज है जो हमारा बॉडी को हार्म भी कर सकता है। अगर आपके बॉडी में एंटीजन ज्यादा हो जाता है, सपोज कभी एंटीजन का जो लेवल है ना वो आरबीसी में रहता है। ठीक है, एंटीजन का जो लेवल है वो जितना है उतना ही होना चाहिए। अगर एंटीजन ज्यादा हो जाता है तो आपको तबीयत खराब आपका हो सकता है। एंटीजन ताकि आपका तबीयत खराब नहीं करे, इसीलिए हमारे बॉडी में प्लाज्मा में और एक चीज रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपने सुना होगा, एंटीबॉडीज। किसी का एंटीबॉडीज है मतलब वो डिजीज नहीं होगा। सपोज आपके बॉडी में फीवर का एंटीबॉडीज रहता है, फीवर, तो आपको इसीलिए फीवर नहीं होता है। बट अगर सिर्फ एंटीजन रहेगा तो फीवर आपको हो जाएगा। सिंपल चीज है, ज्यादा डीपली मत सोचो क्या है।
समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। एकदम सिंपली सोचो, एंटीजन वो चीज है जो आरबीसी में रहता है, जो आपका बॉडी को हार्म कर सकता है। उस हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज रहते हैं। वो आपका बॉडी को एंटीबॉडी इसीलिए रहता है ना, क्योंकि उसका काम एंटीबॉडी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एंटीजन है। नहीं तो अगर एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी नहीं होता। तो यहां पे देखो क्या है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका जो एंटीजन होगा आरबीसी में वो सिर्फ और सिर्फ ए होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए होगा। और जो एंटीबॉडी रहेगा प्लाज्मा में वो सिर्फ और सिर्फ बी होगा। क्यों बी होगा? क्योंकि ए का उल्टा होना पड़ेगा। एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट ही होगा। तो एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी होगा बी। एंटीबॉडी क्या है? वो मतलब लर्न करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन होगा बी। अगर ब्लड ग्रुप आपका ए बी है तो आपका एंटीजन है बोथ ए एंड बी, दोनों एंटीजन रहेगा आपके पास, तब आपके पास एंटीबॉडी नहीं रहेगा। एंटीबॉडी नहीं रहेगा। अगर आपका एंटीजन ए और बी दोनों रहेगा ना, तब आपके ब्लड में, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, बट आपके ब्लड में एंटीबॉडीज रहेगा ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, जब अभी आप किसी को ब्लड डोनेट करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। देखो, आप किसी को ब्लड डोनेट करोगे, ये उसका बॉडी है, ये रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट मतलब जो आपसे ब्लड ले रहा है। ये जो रेसिपिएंट है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका। तो ये जो रेसिपिएंट है इसका एंटीबॉडीज जो होगा वो आपका एंटीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो इसको ब्लड दे रहे हो, आपने सपोज इसको ब्लड दिया ए, सपोज आपने इसको ब्लड दिया ए, तो ए जो ब्लड होगा आप उसको एंटीजन दोगे ना, तो उसके पास वैसा एंटीबॉडी रहना पड़ेगा जो उसको वो एक्सेप्ट कर ले। हर एक एंटीबॉडी हर एक एंटीजन के साथ मैच नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग किसी को भी ब्लड नहीं दे सकते। मैंने पेशेंट, आप जब देखना पेशेंट सीरियस होता है, वो बोल दिया जाता है कि यही ब्लड चाहिए, इसीलिए बिकॉज उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज रहेगा ना, वो आपका एंटीजन को नहीं भी ले सकता है। तो अभी आप लोग मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जो किसी को भी ले सकेगा। विच ब्लड ग्रुप कैन टेक एनीवन? टेल मी। ओ पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? मैंने पॉजिटिव नेगेटिव अभी तक समझा ही नहीं। आप लोग अपना नॉलेज से क्यों बोल रहे? जो समझा है उससे बोलो ना यार। पॉजिटिव नेगेटिव तो अभी तक गए नहीं ना। ओ होगा क्या? जो किसी का भी ले सकता है, ए बी, वेरी गुड वेरी गुड, ए बी ले सकेगा। मैंने अभी क्या बोला, जब आप किसी को ब्लड दोगे तो ये सपोज रेसिपिएंट है, इसको ब्लड लेना पड़ेगा, ये रेसिपिएंट है, ये ब्लड लेगा, देगा नहीं, लेगा। तो इसको जब आप ब्लड दोगे तो इसका जो एंटीबॉडीज होगा वो आपका एंटीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका जो एंटीबॉडीज होगा वो आपका एंटीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब आप जो यहां से जो आप एंटीजन दोगे ना, आप जो दोगे एंटीजन, वो रेसिपिएंट लेना पड़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन हर एक सब कुछ ले पाएगा? कौन ले पाएगा? जिसके पास एंटीबॉडी होगा ही नहीं। जिसके पास एंटीबॉडी होगा ही नहीं वो ले लेगा ना सबका, उसको कोई मतलब ही नहीं है कौन आ रहा है बाहर से, तो कौन लेगा? ए बी लेगा ना। देखो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, समझ में आया? इज इट क्लियर? ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं ना, तो वो तो सबका ही ले लेगा। अगर एंटीबॉडी होता तो वो प्रिवेंट, वो तब सिलेक्टिव होता ना कि ये एंटीजन चाहिए वो एंटीजन नहीं चाहिए, तब उसका डिमांड होगा कि मैं सपोज एंटीबॉडी बी हूं तो मुझे एंटीजन ए ही चाहिए। जैसे कि एंटीबॉडी अगर बी होता है तो वो सिर्फ एंटीजन ए को ही लेगा, बट इसके पास तो एंटीबॉडी ही नहीं है ना, तो वो तो किसी को भी ले लेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ए बी मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ए बी जो होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अभी आप मुझे बताओ कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है? विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? वेरी गुड। ओ,
ओ होता है यूनिवर्सल डोनर। ओ क्यों यूनिवर्सल डोनर है? क्योंकि ओ में एंटीजन है ही नहीं। तो एंटीजन अगर नहीं होगा तो आप किसी को भी दे दो, क्या प्रॉब्लम है? एंटीजन तो है ही नहीं ना। एंटीजन होने से ही वो रोकेगा किसी को। एंटीजन तो नहीं है तो आप किसी को भी दे दो, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर, नो? समझ में आया ना ये चीज? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, बट आई थिंक यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसीलिए ओ को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर और ए बी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर मतलब रिसर्च फैक्टर। रिसर्च फैक्टर क्या है? लैंडस्टेनर, जिसने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था, और वेनर, उन लोगों ने डिफरेंट एंटीजन इन द ब्लड ग्रुप ऑफ रेसस मंकी फाइंड किया। मतलब एक मंकी था, ठीक है, उसको रेसस मंकी बोलते थे। तो उसके ब्लड ग्रुप में एक अलग एंटीजन मिला जिसको हम लोग रिसर्च फैक्टर बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसमें रिसर्च फैक्टर होता है, और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें रिसर्च फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। रिसर्च फैक्टर क्या है? एक एंटीजन है जो हमारे अंदर भी है, बट इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ था? एक मंकी से स्टार्ट हुआ था। मंकी में एक्सपेरिमेंट किया होगा, उस मंकी को रेसस मंकी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे होता है? सेम चीज, कोई भी चीज का डिटर्मिनेशन हमेशा क्या बोलते हैं उसको, जीन से ही होता है। जैसे कि वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास, तो जीन से ही होता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप होता है तो आपके पास आई ए जीन होगा। जीन को मैं आई ए से दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो आपका आई बी जीन होगा। ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो आपका डेफिनेटली आई ए आई बी दोनों जीन होगा। और ओ अगर ब्लड ग्रुप है तो आपका जो जीन होगा वो आई ओ होगा। ये बात है कि आई ए और आई बी डोमिनेंट जीन होता है, और आईओ जो होता है वो रिसेसिव जीन होता है, ठीक है। रिसेसिव मतलब जो छुपा हुआ रहता है, क्या पता बाद में शो कर सकता है, बट इनिशियली वो छुपा हुआ रहता है। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। नाउ द थिंग इज, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, सपोज किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो उसका आईए होगा। आपको पता है ब्लड जीन्स, जीन्स तो पेयर में एग्जिस्ट होता है ना, जीन्स तो पेयर में होता है। तो हो सकता है उसका जीन आईए आईए हो, या फिर उसका हो सकता है आईए और आईओ हो, ये भी हो सकता है। बिकॉज ओ भी तो वो है ना, ओ तो रिसेसिव जीन है। अगर आईए और आईओ होगा तो ओ तो शो नहीं करेगा ना, आईए शो करेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग, अगर कंफ्यूजन होता है जस्ट एक बार प्रीवियस क्लास देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सी, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका जीन रहेगा आईए, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आईए आईए रहेगा, और आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आईए और आईओ भी हो सकता है। अगर आपका जीन है बी, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है बी, तो आपका जीन आई भी रहेगा, तो आपका आई भी रह सकता है, आई बी आई ओ भी रह सकता है, बिकॉज ओ तो रिसेसिव जीन है। अगर ए बी है तो आई बी ही रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। अगर ओ है ना तो आईओ ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज आईओ के साथ कोई और आ जाएगा तो वो ओ तो शो ही नहीं करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ये सब बाद में कल देखेंगे। कल नहीं तो इवनिंग, लेट्स सी, आई विल टेल यू। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज अभी समझा देता हूं। सी, दिस इज द लास्ट थिंग फॉर टुडे। देखो, सपोज एक इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप सपोज ए है। ए पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, ए पॉजिटिव मान लेता हूं, जैसे कि बनश्री का है, ठीक है, ए पॉजिटिव है। और सपोज कोई इंसान है, और किसको, और सपोज कोई इंसान है जिनका ब्लड ग्रुप बी, मतलब बी अलग एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है सपोज बी पॉजिटिव। तो इनका जो जीन होगा, ए पॉजिटिव वाले का जीन क्या होगा? आई ए। सपोज इनका जीन है आई ए और आई ओ, ठीक है। आई ओ हो सकता है साथ में, तब ओ तो शो नहीं करेगा ना, ए ही शो करेगा। और बी का जो जीन है वो सपोज आई बी और आई ओ है। सपोज ऐसा होता है कि जब इन दोनों का मेटिंग होता है तो जो जीन्स है तब तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। आपको पता है जो जीतेगा वही आगे जाएगा। तो सपोज जो ऐसा होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जीन्स आया, यहां से सपोज आईओ आ गया और इनसे भी आईओ आ गया, ठीक है, क्योंकि सेपरेटली होगा ना। इनका आई ए अलग हो जाएगा, इनका आईओ अलग हो जाएगा, ये सब लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। इनका आई बी अलग हो जाएगा, इनका आईओ अलग हो जाएगा।
तो ये जो सपोज यहां से आईओ आया और यहां से भी आईओ आया, तो दोनों का आईओ आईओ मिलके ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, सपोज ओ पॉजिटिव। इसका मतलब अगर दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव है, एक चांस ऐसा भी है कि उनका जो चाइल्ड है उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आपका पेरेंट ए और बी है तो आप भी ए और बी होगे, आप ओ भी हो सकते हो। इज इट क्लियर? ये समझ में आया सबको? क्लियर है ना? यस, ओके। सो जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ ये चीज, यू कैन वॉच द प्रीवियस क्लास। मैंने गैमेट्स कैसे बनता है वो समझाया था। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुडे और मे बी टुमारो, आई विल टेल यू द टाइमिंग। ओके, चलो, बाय बाय, थैंक यू।